माधवपुर गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था। उस गांव में प्राग नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। प्राग हाईवे किनारे लगे अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाकर बेचा करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। वो ठेला लेकर गली गली सब्जियां बेचा करता था। उसी के गांव में निधि नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है, जिसे प्राग पसंद करता था। निधि अपनी माँ के साथ गांव में ही एक पार्लर चलाती थी। प्राग निधि को देखता तो देखता ही रह जाता। अब सिर्फ उसे देखने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही होगा, इससे पहले कि कोई और उसे ब्याह कर ले जाए। मैं कल ही जाकर उसकी माँ से उसका हाथ मांग लूंगा। दूसरे दिन जब प्राग सब्जी बेचने गया तो उसने बहाने से निधि से अपने दिल की बात कही। निधि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ निधि की माँ रमोला आ जाती है। अरे सब्जी की दुकान, क्या बोल रहा है तू मेरी बेटी से? तू जानता भी है तू किससे शादी करने की बात कर रहा है? अरे मेरी बेटी दूध से नहाती है, दूध से। तेरी ये सब्जियां तो मैं खाती हूँ, लेकिन इसे मैं सिर्फ पनीर दूध दही खिलाती हूँ। तेरी औकात भी है मेरी बेटी को पालने की? गरीब कहीं का। चल अब निकल यहाँ से। गुस्से में रमोला अंदर चली गई और निधि वहाँ खड़ी रो रही थी। उसे देख प्राग ने कहा, निधि, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि प्यार करने के लिए पैसे का होना जरूरी है? प्राग, न तुम गलत हो न मेरी माँ गलत है, लेकिन बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ का कहना मानूंगी। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़े आदमी बनो। ये कहकर निधि वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद प्राग सोच में पड़ गया। इसका मतलब निधि भी मुझे चाहती है। मुझे अब किसी भी तरह से ज्यादा पैसे कमाने होंगे और उसके लिए सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उगाकर बेचनी होगी, और उसके लिए मुझे चाहिए अच्छा खासा पानी। इसी विचार के साथ प्राग ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और अपने उस खेत में ही एक तरफ कुआं खुदवा दिया। लेकिन खुदाई के बाद भी एक बूंद पानी उसे नहीं मिला और प्राग हताश होकर रोने लगा। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं मिला। प्राग उस कुएं के पास बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक साधु आया। उसने बताया, बेकार ही रोने से कोई फायदा नहीं होगा बच्चा। इस जमीन पर तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जमीन शापित है। लेकिन ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि कई दशक पहले एक ऋषि तपस्या करने के विचार से एक कमंडल में दूध लेकर इस जगह पर आया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना कमंडल जमीन पर रखा, वो लुढ़क कर गिर गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया। क्रोधित होकर ऋषि ने इस जमीन को श्राप दिया कि ये पानी की बूंद बूंद को तरसेगी। ये बात सुनकर दुखी प्राग घर चला गया। 2 दिन बाद हाईवे किनारे सुबह तड़के एक दूध से भरा ट्रक पलट गया और सारा दूध जाकर प्राग के खोदे हुए कुएं में जा गिरा। सुबह जब अपनी माँ के साथ प्राग अपने खेत पर आया तो उसने वहां पलटा हुआ टैंकर देखा। उसने जब कुएं में झांका तो हैरान रह गया। सारा कुआं दूध से भरा था। लगता है सारा दूध इस कुएं में गिर गया। तभी वहां एक सेठ आया। देखिए, हमारा सारा टैंकर दूध से भरा हुआ था और पलटकर सारा दूध आपके कुएं में आ गया है। क्या हम इस कुएं से अपना दूध निकाल लें? हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। भले ही ये कुआं मेरा है, लेकिन इसमें गिरने वाला दूध तो आपका है। सेठ ने जल्दी से टैंकर बुलवाया और बड़ी सी पाइप से सारा दूध वापस ले आया। लेकिन सारा टैंकर भरने के बाद भी वो कुएं से दूध बिल्कुल खाली नहीं हुआ। ये कैसा कमाल है भाई? हमने तो अपना टैंकर सारा भर लिया, लेकिन कुएं में दूध वैसा का वैसा ही है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। और ये दूध भी कितना गाढ़ा है। हम आपसे जो है एक डील करना चाहते हैं। हम हर रोज आपसे 200 टैंकर दूध खरीदेंगे। अब हम तुम्हारे कुएं का ये दूध बेचेंगे और एडवांस के तौर पर ये रहे तुम्हारे 50 लाख। इतने सारे पैसे देख प्राग और उसकी माँ बहुत खुश हुए। अब सारे गांव में ये बात फैल गई। रमोला भी निधि के साथ दूध का कुआं देखने आई। आंटी, आपकी बेटी आपके घर दूध से नहाती थी, लेकिन अब ये यहाँ दूध में डुबकियां लगाएगी। अब तो मैं दिन के लाखों कमा रहा हूँ। अब आपका हमारी शादी को लेकर क्या विचार है? बहन जी, आप कल अपने बेटे के साथ मेरे घर आ जाना, शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। ये सुनकर निधि शर्माई और प्राग और उसकी माँ बहुत खुश हुए। तभी प्राग की माँ कमला उससे बोली, लेकिन बेटा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। आखिर ये कुआं दूध से कैसे भर गया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई माँ। तभी वहाँ वही साधु बाबा आए। ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि टैंकर के दूध का मिलाप कमंडल के दूध के साथ हुआ।
अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा, ये हमेशा दूध से भरा रहेगा। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, उस ऋषि का श्राप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। उस दिन के बाद प्राग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अब वो माधवपुर और आसपास के गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने खुद का बड़ा घर और गाड़ी खरीद ली। कुछ समय बाद उसकी और निधि की शादी हो गई। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध नहीं चाय दे रही है? गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है।
सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है। मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो। मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी? मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे। मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।